जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई में कई छात्रों के घायल होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंगलवार को रांची सदर वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य घायल अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। मंत्री इरफान अंसारी के अस्पताल पहुंचने का ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन कई दिनों से जारी है और सोमवार की घटनाओं के बाद छात्र संगठनों में नाराजगी और बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री देर रात बिना किसी सुरक्षा काफिले और औपचारिक प्रोटोकॉल के सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों से बातचीत की और उनकी स्थिति के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लंबे समय से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अनशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को विधानसभा मार्च के दौरान भी उन्हें एम्बुलेंस से प्रदर्शन स्थल तक लाया गया था। अस्पताल में उनकी लगातार निगरानी के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। देवेंद्र महतो के अलावा विधानसभा घेराव के दौरान घायल हुए अन्य छात्रों का भी इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंत्री ने इन छात्रों से भी मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी ली और सरकार की ओर से इस दौरे को घायल प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता के तौर पर देखा जा रहा है। छात्रों से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल के अलग अलग वार्डों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां भर्ती अन्य मरीजों से बातचीत की और अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में घायल प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं और मेडिकल टीमों पर भी अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हुई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। इस कार्रवाई के दौरान आपको बताएं कई छात्रों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेने की मांग तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई की गई और यही आरोप प्रत्यारोप अब आंदोलन को और राजनीतिक बना रहे हैं। छात्र आंदोलन के बीच विपक्ष बीजेपी के सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर भी मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों से लगातार बातचीत कर रही है और उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। इरफान अंसारी ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है तो बीजेपी इस मुद्दे के बीच क्यों आ रही है। उनका कहना है कि युवाओं के मुद्दों का समाधान राजनीतिक टकराव से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। विधानसभा घेराव के बाद अब सरकार पर छात्रों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से संवाद की अपील कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद का भी आह्वान किया है। ऐसे में छात्र आंदोलन अब केवल परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये राज्य की राजनीति का भी अहम मुद्दा बन चुका है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो और अन्य घायल छात्रों की सेहत पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री का अस्पताल पहुंचना सरकार की ओर से एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आंदोलन का स्थायी समाधान तभी संभव होगा जब छात्रों की मुख्य मांगों पर ठोस निर्णय और भरोसेमंद बातचीत आगे बढ़ेगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि झारखंड का मुद्दा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से उनके स्वास्थ्य मंत्री देवेंद्र महतो से मिलने जाते हैं और उस अस्पताल का भी लगे हाथों वो जायज़ा ले लेते हैं। चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल छात्रों के मुद्दों को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अगर इसको हम राजनीति के तौर पर देखें तो हेमंत सोरेन सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर देर रात को पुलिस लाठी बल का इस्तेमाल करती है। देर रात को लाठी बल का इस्तेमाल करती है, टीयर गैस आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उनको चोटिल करने की। और सबसे शर्मनाक बात कि जो मीडिया, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है,
उस पर भी हमला किया जाता है झारखंड पुलिस द्वारा। यानी क्या झारखंड की सरकार ये नहीं चाहती कि पूरे भारत की जनता ये देखे? और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, जो विपक्षी दल, जो कांग्रेस है, जो आरजेडी है, जो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि आप झारखंड को दिल्ली से कंपेयर मत कीजिए, दिल्ली में तो महिलाओं पर लाठीचार्ज हुई थी, देर रात को झारखंड में भी लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जिनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उन पुलिसकर्मियों को उन्होंने ही लाठी बरसाने शुरू कर दिए। अब इसको जंतर मंतर के मुद्दे से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी केवल यही बोलेंगे कि अमित शाह में गट्स नहीं है, अमित शाह में हिम्मत नहीं है, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, सदन की कार्रवाई बार बार जो है स्थगित करवा रहे हैं। लेकिन झारखंड के मुद्दे पे केवल यही बोल रहे हैं कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन का फायदा इसको किस तरीके से मिल रहा है, ये अपने आप में ज्यादा सोचने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की सक्रियता बढ़ गई है। पेपर लीक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने कई राज्यों में ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद उन मामलों में मनी ट्रेल, अवैध कमाई और कथित आर्थिक अपराधों की जांच का रास्ता खुल गया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, गुवाहाटी, बिहार के पटना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई जगहों पर दर्ज मामलों को ईडी ने अपने स्तर पर जांच के दायरे में लिया है। एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित पेपर लीक के पीछे किसी संगठित नेटवर्क या आर्थिक लेनदेन की भूमिका थी या नहीं। पेपर लीक से जुड़े मामलों में अलग अलग राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों की ओर से FIR दर्ज की गई थी और अब ईडी ने इनमें से कई मामलों पर अपने स्तर पर टेकओवर करते हुए ECIR दर्ज की है। जांच के दौरान ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि पेपर लीक या परीक्षा में कथित धांधली से किसी व्यक्ति या गिरोह ने आर्थिक लाभ कमाया या नहीं। इसके अलावा पैसे के लेन देन, संपत्तियों की खरीद और कथित अवैध कमाई के स्रोतों की भी जांच की जा सकती है। ईडी की जांच का प्रमुख फोकस कथित तौर पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से हासिल की गई संपत्ति या रकम और उससे जुड़े मनी ट्रेल पर रहेगा। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि पेपर लीक के जरिए अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो वो पैसा किन लोगों तक पहुंचा। इसके लिए बैंक खातों, संपत्तियों, कंपनियों और अन्य वित्तीय लेन देन की जांच की जा सकती है और जांच के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ के लिए समन भेजे जाने की संभावना है। और अगर जांच में कानून के तहत पर्याप्त आधार सामने आते हैं तो संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त या अटैच करने जैसी कार्रवाई जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही की जाती है। पेपर लीक से जुड़े मामलों में नीट UG का मामला भी लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब इस मामले में भी ईडी की संभावित जांच को लेकर जानकारी सामने आई है। अगर आर्थिक अपराध से जुड़े पहलुओं की पुष्टि होती है तो एजेंसी कथित पेपर लीक नेटवर्क में शामिल लोगों के वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर सकती है। इसका मकसद केवल पेपर लीक की घटना की जांच करना नहीं बल्कि उससे जुड़े कथित आर्थिक नेटवर्क का पता लगाना होगा। झारखंड में JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब इस मामले की जांच फिलहाल CID कर रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक JPSC की 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्रों की ओर से मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की जा रही है। रांची में रविवार को सरकार के प्रतिनिधियों और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत भी हुई थी और बातचीत के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि मामले की जांच CID कर रही है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अगर जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता या आर्थिक अपराध से जुड़ा कोई तथ्य सामने आता है तो ईडी से जांच कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा। हालांकि इसी बीच ईडी की ओर से इस मामले में ECIR दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे JPSC मामले की जांच में आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। वो दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी का आंदोलन भी इस मुद्दे को लेकर लगातार जारी है। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। ईडी की जांच के बाद पेपर लीक मामलों में आर्थिक नेटवर्क की पड़ताल तेज होने की संभावना है। एजेंसी अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और आरोपों की जांच कर सकती है। आने वाले दिनों में पूछताछ, समन और अन्य कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। फिलहाल पेपर लीक मामलों में ईडी की एंट्री से जांच का दायरा काफी बढ़ गया है और अब जांच केवल परीक्षा में कथित गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये भी पता लगाया जाएगा कि अगर किसी संगठित नेटवर्क ने आर्थिक लाभ कमाया है तो उस पैसे का इस्तेमाल और लेन देन किस तरह हुआ। देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच ईडी की एक कार्रवाई सरकार की ओर से पेपर लीक और परीक्षा संबंधी आर्थिक अपराधों को लेकर सख्त रुख का संकेत मानी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसी आगे किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंचती है और कथित पेपर लीक मामलों में आर्थिक नेटवर्क की कितनी परतें खुलती हैं।